करेंगे संगम एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। मन की बात के लाइव प्रसारण के लिए देश भर में बूथ स्तर पर 4 लाख सेंटर बनाए गए, जहां रेडियो कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस रेडियो कार्यक्रम की यात्रा बेहद खास रही है। इस यात्रा के दौरान देशवासियों की कलेक्टिव स्पिरिट का उत्सव मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पीएम ने कहा कि मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर पाऊँ, देख पाऊँ, संदेशों को ज़रा समझने की कोशिश करूँ। आपके संदेशों को पढ़ने के बाद मैं काफ़ी भावुक हुआ, भावनाओं में बह गया। आपने मुझे 100वें एपिसोड पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हमेशा से ही कहता हूं कि हमें विदेश में टूर जाने से पहले अपने देश के टूरिज्म प्लेसों पर जाना चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट पर भी बात की। पीएम ने कहा कि आज दुनिया जिस पर्यावरण को लेकर इतनी परेशान है, उसे लेकर मन की बात का प्रयास भी जारी है। मुझे यूनेस्को की डीजी का बयान भी आया है। उन्होंने मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है और एक संदेश भी भेजा है। पीएम ने कहा कि जब मैं गुजरात का सीएम था तब वहां सामान्य लोगों से मिलना जुलना हो ही जाता था। सीएम का कार्यकाल ऐसा ही होता है, लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन काफ़ी अलग है, दायित्व काफ़ी अलग, स्थितियाँ परिस्थितियाँ काफ़ी अलग, सुरक्षा अलग है। पीएम ने कहा कि पहले कुछ दिन मैं काफ़ी खाली खाली महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन देशवासियों से मेरा संपर्क खत्म हो जाएगा। मैं देशवासियों से कटकर नहीं जी सकता था। मन की बात ने मुझे सामान्य मानवीय से जुड़ने का मौका दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव अटूट विश्व का अंग बन गए। हर महीने मैं लोगों के हजारों संदेश पढ़ता हूँ। मैं देशवासियों के भाव को महसूस करता हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूँ। हर महीने मैं लोगों के पास अपने आप को महसूस करता हूँ। पीएम ने कहा कि मेरे लिए मन की बात कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए यह आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद लाते हैं, मेरे लिए मन की बात में आपके संदेश प्रसाद की तरह है। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात में कितने ही जन आंदोलनों ने जन्म लिया और गति भी पकड़ी। जब देश में बने खिलौनों को फिर से जोर देने की बात चली तो इस कार्यक्रम ने अहम भूमिका निभाई। पीएम ने कहा कि जब हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था तब इस कार्यक्रम में लोगों को प्रेरित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, यह आपने धरती पर उतार कर दिखा दिया। मेरी तरफ से आपको और आपके गांव के सभी किसानों को, आपके साथ काम कर रहे मेरे साथियों को भी बहुत शुभकामनाएं। भारत ने पिछले 24 घंटे में कोविड के 5,874 नए केस मिले हैं। एक दिन पहले के 7,171 केसों के मुकाबले ये करीब 15% की गिरावट है। और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,148 रही। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या 49,015 रह गई। भारत के उत्तरी राज्यों में एक बार फिर से बादल मेहरबान होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात मिली है। बारिश की वजह से दिल्ली में मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद कुछ राहत मिली और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावनाएं जताई गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर तेज आंधी चलने की उम्मीद जताई है। यूपी में अलग अलग जगहों पर गरज और बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने 30 अप्रैल को केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ओडिशा और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
और आईएमडी ने कई राज्यों में आंधी, तूफान और ओले गिरने की आशंका के कारण ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन गीता सेमिनार हुआ। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, गुरु शरणानंद, गृह मंत्री अनिल विज के अलावा अनेक जानी मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने भागवत गीता के लिए दिन रात एक किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी जांच कराई गई, जिसमें उनकी सभी जांच रिपोर्ट सामान्य निकली। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं। उन्होंने हार्ट अटैक की खबरों को अफवाह करार दिया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर नरेंद्रनगर में बैठक हुई। नरेंद्रनगर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों समेत प्रभावित गांवों के प्रधान, पीड़ित और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। देश भर से तीर्थयात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा उत्तराखंड पुलिस की भूमिका भी अहम है। यात्रा पड़ाव पर पुलिस तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद कर रही है, जिससे साधु संत और इसी के साथ तीर्थयात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में चारधाम समेत पहाड़ी इलाकों में 3 मई तक बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश सरकार ने मौसम को देखकर सभी लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सा परिषद के सहयोग से पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के पशुपालन के विकास पर चर्चा हुई। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज किया। दमोह में पुलिस ने स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने स्पा सेंटरों की तलाशी ली। हालांकि इस दौरान किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि नहीं पाई गई। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों को रिकॉर्ड मेंटेन करने की हिदायत दी। और एक खिदरपुर में एक व्यक्ति की ईंट से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस का रुख करते हैं। सोनभद्र के शक्तिनगर स्थित एनसीएल खड़िया परियोजना की भूमि पर हुए अवैध कब्जों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर 10 अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। नवादा के जमुआई गांव में तेज रफ्तार बाइक ने एक महिला को टक्कर मार दी। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद युवक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। शिवपुरी में खनियाधाना में अवैध रूप से फर्जी पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। खनियाधाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने अवैध उत्खनन कर रहे वाहनों को जब्त किया। वहीं चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में 4 बाइक सवार युवक बाइक पर स्टंट करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर चारों युवकों पर जुर्माना लगाया है। टिहरी के चंबा थाना पुलिस ने एक मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पुलिस कर रही है। मोतिहारी के सीमांत इलाकों में लगातार हो रही डकैती की घटनाओं को लेकर बिहार और नेपाल की पुलिस की बैठक हुई। बैठक में नेपाल, एपीएफ, एएसबी और दोनों देशों के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे।
नागपुर के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही चोरी के मद्देनजर पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया और चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं शहरी इलाकों में चोरी करने वाले गिरोह का भी पुलिस ने खुलासा किया। गोंडा में मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास गन्ने के खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। और पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में कई मकान आग की चपेट में आ गए। मकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कॉर्बेट नेशनल पार्क के फाटो पर्यटन जोन में एक बाघ घायल अवस्था में मिला। सीटीआर प्रशासन ने बाघ का रेस्क्यू कर उसका उपचार किया। हालांकि उपचार के दौरान बाघ की मौत हो गई, जिसके बाद बाघ का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपसी संघर्ष के चलते बाघ घायल हुआ था। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर डंपर ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने डंपर के केबिन को काटकर कंडक्टर को बाहर निकाला। अलीगढ़ में बाइक सवार महिला की चेन छीनकर एक बदमाश फरार हो गया। इस बीच महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी। कासगंज के अम्मापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की एक बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश से एक तमंचा, 3 खोखे कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया। रुड़की में यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस का आयोजन किया। जुलूस सुभाष चौक से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी जुलूस में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रीतम सिंह का फूलमालाओं से स्वागत किया। धौलपुर के बाड़ी में लुहार बाजार में 3 मंजिला शोरूम में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर दमकल का दस्ता पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने दवाई दुकान और ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाकर जानकारी के मुताबिक मेडिकल स्टोर से 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच जारी है। अमेठी के बालदा गांव में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाकर पट्टेदारों को कब्जा दिलाया। और यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले शाहजहांपुर में कांट थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने पूछताछ में बताया कि वो अवैध हथियार बनाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। अब नगर निकाय चुनाव के चलते हथियारों की मांग बढ़ गई थी। अमेठी में दबंगों ने ग्राम सभा में पट्टे की जमीन पर कब्जा कर रखा था। एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण को हटवाया, जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर प्रशासन ने पट्टेदारों को कब्जा दिलाया। मामला अमेठी थाना क्षेत्र के जंगल रामनगर के बालदा गांव का। और गुरुग्राम में बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के कार्यालय पर जनता दरबार लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस मौके पर विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया। अंबेडकर नगर में परीक्षा कार्यक्रम के बाद शराब पीने को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मां बेटे की पिकअप से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी 3 भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रावस्ती पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील की। जनसभा के दौरान संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे किए। करवदा जिले के भोरमदेव में राष्ट्रीय गोंडवाना स्वजाति सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकॉम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय कार्यक्रम में 45 जोड़ों की शादी धूमधाम से की गई। इस दौरान मंत्री प्रेम साय सिंह टेकॉम ने समाज के विकास में इस तरीके के आयोजनों को अहम बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात लापता हुए हेड कांस्टेबल का शव गंगा से बरामद हुआ। मृतक की पत्नी ने सरदना थाने में
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच में जुटी पुलिस ने हत्या के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। मोदीनगर में निर्माणाधीन रैपिड रेल ट्रैक निर्माण के दौरान एक हादसा हो गया। नॉर्थ साइड स्टेशन से लोहे के स्ट्रक्चर का टुकड़ा गिरने से एक स्कूटी सवार घायल हो गया। स्थानियों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से चोरी के मोबाइल, 4 बाइक बरामद की। दोनों की गिरफ्तारी से पुलिस ने चोरी की 5 वारदातों का खुलासा किया। और ग्वालियर में स्थित राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय में मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम में खामियां देखने को मिली। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में ड्यूटी के दौरान हृदयघात से आरक्षक की मौत हो गई। नलखेड़ा थाने में एसडीओपी पल्लवी शुक्ला, टीआई शशि उपाध्याय सहित पुलिस स्टाफ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। खंडवा में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ एंटी माफिया अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में पुलिस विभाग के साथ राजस्व, नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हैं। प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के 8 मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। छतरपुर जिले के बिजावर नगर के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा संपन्न कराई गई। इस चयन परीक्षा के लिए दर्ज 799 बच्चों को नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना था, लेकिन 613 बच्चे ही शामिल हो सके। 186 बच्चे अनुपस्थित रहे। राजनांदा गांव में भी जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए राजनांदा गांव में 24,500 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा के लिए राजनांदा गांव ब्लॉक में 13 केंद्र बनाए गए थे। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 70,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त के रूप में 17.5 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित कर दी। सीएम भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत अब तक 70,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 1,27,000 लोगों द्वारा आवेदन किया जा चुका है और बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रुपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की गई। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रति माह 2,500 रुपए का भत्ता देने के साथ साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन के लिए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू कर दी गई। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। पोर्टल सभी दिनों के लिए 24 घंटे खुला है। आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं। और फिलहाल संगम एक्सप्रेस में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहेगा नेटवर्क टाइम।